नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लाए हैं रोमांच, रहस्य और मजेदार कहानियां। हर दिन नई कहानी। स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प कहानी। अ बिलियनर्स। दरवाजे पर खड़ी लड़की ने अपने मुंह को कसकर ढक लिया और आधे खुले दरवाजे से अंदर का घिनौना दृश्य देखकर दंग रह गई। कल उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है और जानवी शर्मा ने पहले तो घर पर आराम करने का प्लान किया था, लेकिन उसके मंगेतर ने उसे डिनर पर बुलाया, कहकर कि वो उसे और उसकी सौतेली बहन को साथ में प्रोत्साहित करेगा। तो ये प्रोत्साहन ऐसा था कि वे साथ हो गए। जानवी शर्मा को लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उसका चेहरा तुरंत कागज की तरह सफेद हो गया। वो सुन्न होकर उस दृश्य को देखती रही। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका हाथ कांप रहा था। उसने अपने बैग से फोन निकाला और देखा कि एक वेचैट संदेश आया है। आरव लव्स मामा मोस्ट। माँ, क्या आरव ने आपको नहीं बताया? बैड अंकल और बैड आंटी ने आपको धोखा दिया, है ना? वो आरव लव्स मामा मोस्ट। उदास मत हो माँ, आरव आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जानवी शर्मा ने जोर से सांस खींची। 5 मिनट पहले जब वो वॉशरूम गई थी, एक आईडी आरव लव्स मामा मोस्ट ने उसे वेचैट पर जोड़ा और दावा किया कि वो उसका जैविक बेटा है, नाम आरव। जानवी शर्मा को यह मजाक लगा। वह तो इस साल सिर्फ 18 साल की है। क्या वह 12 साल की उम्र में मां बन गई थी? उसे तो पहली बार मासिक धर्म 12 साल की उम्र में हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ वाला शपथ लेकर कह रहा था कि एग्जाम से एक रात पहले उसका मंगेतर उसके साथ धोखा करेगा और उसकी सौतेली बहन के साथ होगा। यह तो बेतुकी बात थी। फिर भी वॉशरूम से लौटने पर जो दृश्य उसने देखा, उससे जानवी शर्मा स्तब्ध रह गई। यह सच था। सिस्टर, आप अंदर नहीं आ रही? अचानक एक चंचल आवाज सुनाई दी। उसे देख लिया गया। जानवी शर्मा ने अपने फोन को कसकर पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। उसका मंगेतर आहूजा निखिल उसे अंदर आते देखकर थोड़ा घबराया और कहा, श्रेयश, मैं। ओह! रितिका मिश्रा आराम से उठी, अपनी स्कर्ट थपथपाई और सामान्य हो गई। रितिका मिश्रा की जहरीली नजर जानवी शर्मा के आकर्षक, परी जैसी सुंदर चेहरे पर अटक गई। उसकी आंखों में एक कुटिलता थी। रितिका मिश्रा ने पसीना पोंछते हुए गर्व से कहा, सिस्टर, मैं और मेरा मंगेतर, क्या हमने आपको परेशान नहीं किया? जानवी शर्मा का चेहरा और फीका पड़ गया। तुम्हारा मंगेतर? आहूजा निखिल साफ तौर पर। रितिका मिश्रा ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, आहूजा निखिल साफ तौर पर मेरा मंगेतर है। जानवी शर्मा, तुमने मेरी पहचान, मेरे माता पिता सब छीन लिए। ब्रदर निखिल दरअसल मेरा मंगेतर था। तुम क्या हो? जानवी शर्मा का रंग उड़ गया और उसने अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ी। 3 महीने पहले एक प्री एग्जाम मेडिकल चेकअप में पता चला कि जानवी शर्मा मिश्रा फैमिली की जैविक बेटी नहीं है, जिससे मिश्रा परिवार की असली राजकुमारी रितिका मिश्रा मिल गई। उसके बाद सब बदल गया। 18 साल की उसकी दुनिया किसी और की निकली। रितिका मिश्रा ने जानवी शर्मा के मनमोहक चेहरे को घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देते कहा, जानवी शर्मा, जो कुछ तुम्हारे पास है मैं एक एक करके वापस लूंगी। तुम्हारा मंगेतर पहले से मेरा था। जिन माता पिता ने पहले उसे प्यार किया था, वे रितिका मिश्रा की बातों में आकर उसे घर से निकाल चुके थे। लेकिन आहूजा निखिल ने तो कहा था कि वो उसे उसके व्यक्तित्व के लिए पसंद करता है, न कि उसकी पहचान या मिश्रा परिवार की दौलत के लिए। आहूजा निखिल ने अपना सूट ठीक किया, जानवी शर्मा की उदास आंखों की ओर देखे बिना थोड़ी मजबूरी और समझाइश से कहा, श्रेयश, मेरी मंगेतर मिश्रा परिवार की बड़ी बेटी है। तुम अब बड़ी बेटी नहीं हो। और क्या तुम्हारा परिवार मुझे कुछ मदद दे सकता है? आहूजा परिवार को मिश्रा परिवार से निवेश की सख्त जरूरत है। जानवी शर्मा ने फोन कसकर पकड़ा और तंज कसा, तो तुम खुद को रितिका मिश्रा के लिए बेच रहे हो? आहूजा निखिल, क्या तुम एक जिगोलो हो? कितनी घिनौनी बात। आहूजा निखिल का खूबसूरत चेहरा तुरंत काला पड़ गया, दर्द से भर गया। उसने कहा, जिगोलो? जानवी शर्मा, खुद को देखो। अब तुम में एक लेडी की छवि कहाँ है? ऐसा गंदा शब्द कैसे कह सकती हो? रितिका मिश्रा कुर्सी से उठी, धीरे से कपड़े ठीक किए, जानवी शर्मा की ओर ललचाकर देखा और मुस्कराई।
जानवी शर्मा, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम कल एग्जाम सेंटर पर आओगी। ब्रदर निखिल, मैं आराम करने जा रही हूं। क्या वह इतनी बड़ी चोट खाने के बाद कल एग्जाम में सामान्य रूप से प्रदर्शन कर पाएगी? अगर वह कर भी लेती तो वह उसे मौका नहीं देना चाहती थी। रितिका मिश्रा की आंखों में चालाकी की चमक आई। उसने आहूजा निखिल की बाह पकड़ ली और गर्व से चल दी। जानवी शर्मा ने उस मेज की तरफ देखा जहां स्वादिष्ट खाना रखा था, लेकिन जिसकी दुर्गंध छुप नहीं पा रही थी। उसने अपनी नाजुक उंगलियों से नाक ढक ली और बाहर जाने ही वाली थी। तभी मैनेजर दरवाजे पर आ गया। उसका चेहरा तेल से चिकना और चिपचिपा लग रहा था। मिस जानवी शर्मा, इस खाने का बिल 7,300 है। जानवी शर्मा की आंखें आश्चर्य से खैल गई। यह तो रितिका मिश्रा और आहूजा निखिल ने बुक किया था, और मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। मुझे क्यों भुगतान करना चाहिए? मध्यम उम्र का मैनेजर जैसे जानता था कि वह इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगी। उसकी नजर उस पर टिक गई। उसने दरवाजा आराम से बंद किया, हाथ रगड़े और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मिस शर्मा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बस एक रात मेरे साथ बिताइए, और ये खाना हमारी तरफ से है। जानवी शर्मा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने फोन कसकर पकड़ा और पीछे हटने लगी। उसने तुरंत अपना फोन खोला और WeChat देखा। उसके भविष्य के बेटे का संदेश आया था। आरव लव्स मामा मोस्ट। मां, बैड आंटी और बैड अंकल मैनेजर से आपको छेड़छाड़ करवाएंगे। जब आप विरोध करेंगी तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आरोप लगेगा कि आपने मैनेजर को दिल का दौरा दिलाया। यह देखकर जानवी शर्मा का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। यह भी सच साबित हुआ। वो वास्तव में उसका भविष्य का बेटा था। छोटी खूबसूरत, मैं तुम्हें तभी से पसंद करता हूं जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को यहां आते देखा था। रेस्तरां का मैनेजर हंसते हुए करीब आया। जानवी शर्मा पीछे हटती रही। उसकी सफेद पीठ खिड़की की रेलिंग से टकराई। उसने नीचे अपने फोन की स्क्रीन देखी। उसका भविष्य का बेटा अब उसकी जिंदगी की डोरी बन चुका था। आरव लव्स मामा मोस्ट। मां, बस वादा करो कि तुम दादा को आरव के लिए बचाओगी, फिर आरव मैनेजर का हिसाब कर देगा। यह देखकर जानवी शर्मा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। इतने में उसके फोन पर बैंक का नोटिफिकेशन आया और जानवी शर्मा हैरान होकर लगभग बेहोश हो गई। उसे 100 अरब अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर कर दिए गए थे। वाह, वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन गई थी। आरव लव्स मामा मोस्ट। मां, बिना चिंता किए मन भरकर खर्च करो। ये सब पैसा दादा ने हमें दिया है। जानवी शर्मा ने अपना हाथ उठाया और उस चिकने हाथ को जोर से झटक दिया जो रेस्तरां का मैनेजर बढ़ा रहा था। वह चिल्लाई, किसने कहा कि मेरे पास 7,000 नहीं है? रेस्तरां का मैनेजर अविश्वास से उसे देखने लगा। क्या उसके पास सच में पैसे हैं? जानवी शर्मा ने ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी चमकदार, खुबानी जैसी आंखों में आत्मविश्वास था। कार्ड से भुगतान 10,000, बाकी आपके लिए टिप। भविष्य के बेटे के पिता, मैं आ रही हूं तुम्हें बचाने। रेस्तरां के मैनेजर को गुस्से में हंसी आ गई। करीब 3,000 की टिप? मिस शर्मा तो वाकई बड़ी दिलदार है। ठीक है, मैं किसी को पॉस मशीन लेकर बुलाता हूं। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं आपको तुरंत जाने दूंगा, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो। मैनेजर ने फोन मिलाया और जल्द ही किसी ने पॉस मशीन लेकर आ गया। जानवी शर्मा बिना पलक झपकाए 10,000 स्वाइप कर देती है और मुस्कुराते हुए अपना बैंक कार्ड आगे बढ़ाती है। मैनेजर, क्या अब मैं जा सकती हूं? मैनेजर ने अतिरिक्त 2,700 युआन की टिप देखी और ऐसा लगा जैसे उसने मक्खी निगल ली हो। घुटते हुए असहज हो गया। ये छोटी सी लड़की सिंड्रेल बन गई है, फिर भी इसके पास इतना पैसा। वो कुछ देर तक हक्का बक्का रह गया, फिर मजबूरी में हाथ हिलाकर कह दिया, मैनेजर, अलविदा। हार्ट अटैक हो जाए, अलविदा। मैनेजर का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। अलविदा? क्या ये महिला उसे शाप दे रही है?
जानवी शर्मा जैसे ही प्राइवेट रूम से बाहर निकली, तभी वेटर चिल्लाया, मैनेजर, मैनेजर, क्या हुआ? वेटरों का एक समूह दौड़कर आया और देखा कि उत्साहित रेस्तरां मैनेजर अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा है। धत्त, ये तो वैसे भी कंजूस था। क्या 2000 की टिप पर ही दिल का दौरा पड़ गया? पूरी तरह लायक है, एक वेटर बड़बड़ाया। जानवी शर्मा अभी रेस्तरां से बाहर आई ही थी और दुनिया की सबसे अमीर इंसान बनने का सपना सोच भी नहीं पा रही थी कि तभी आरव ने एक मैसेज भेजा। आरव लव्स मामा दी मोस्ट। मां, जल्दी जाकर पापा को बचाइए। पापा अभी एम्परर बार में है। उन्होंने पूरा बार ही सुंदर औरतों के साथ खेलने के लिए बुक कर रखा है। वहां एक बुरी औरत ड्रिंक्स में जहर मिला रही है। अगर मां नहीं गए तो पापा जहर से बीमार होकर 3 महीने बिस्तर पर रहेंगे। कितना बेबस है। जानवी शर्मा के चेहरे की चमक धीरे धीरे जम गई। क्या उस बच्चे का भविष्य वाला पिता बार में घूमता है और एम्परर बार की सारी राजकुमारियों को बुलाकर उनके साथ समय बिताता है? क्या वो एक आवारा है? 18 साल की जानवी शर्मा अभी भी प्यार के सपनों से भरी हुई थी। आरव की बात सुनते ही उसके दिल में उस बच्चे के भविष्य वाले पिता के लिए कोई अच्छा विचार नहीं बचा। क्या वो एक आवारा राजकुमार है जो उसके लिए लौट आया है? वह ऐसे आदमी से प्यार कैसे कर सकती है और भविष्य में उसका बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन आरव से वादा कर चुकी जानवी शर्मा अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती थी। थोड़ी देर सोचकर जानवी शर्मा जल्दी से मॉल गई। कुछ $100 खर्च कर एक पुरुषों का कपड़ों का सेट खरीदा, पुरुषों की विग पहन ली और एम्परर बार की तरफ चल पड़ी। 1 घंटे बाद एम्परर बार के प्राइवेट रूम में एक खूबसूरत युवक सूट पहनकर नरम सोफे पर बैठा था और बार की सभी सुंदरियों को नृत्य करते हुए देख रहा था, कभी कभी अपनी निगाहों से उन्हें बहकाता हुआ। जानवी शर्मा को नींद आ रही थी। वो घर जाकर सोना चाहती थी ताकि कल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सके। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला और काले कपड़ों में एक लंबा कद वाला व्यक्ति अंदर आया। उसकी तेज चाल और प्रभावशाली उपस्थिति ने माहौल को तुरंत भारी कर दिया। मिस्टर रोहित, ये वही बच्चा है जिसने जबरदस्ती एम्परर बार बुक कर दिया और आपकी पहले से बुक राजकुमारियों को छीन लिया। मिस्टर रोहित, दिल्ली सिटी में आपकी पहली यात्रा में ही कोई बच्चा परेशानी खड़ी कर रहा है। जानवी शर्मा ने देखा कि वो व्यक्ति करीब 1 मीटर 80 लंबा, बेहतरीन चेहरा, गहरी और थोड़ी ऊपर उठी आंखें लिए, अहंकार और शान का मिश्रण लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ एक ठंडी खुशबू और खतरनाक आभा भी महसूस हो रही थी। जानवी शर्मा ने आंखें उठाई, जम्हाई ली और बिना सोचे कह बैठी, हस्बैंड, हस्बैंड। साथ आए पुरुष दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? 7th मास्टर फीनिक्स अपने प्रेम प्रसंगों के लिए कुख्यात है। कभी किसी महिला को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता। और ये तो एक पुरुष है। वो आदमी भी चौंक गया। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई, उनमें खतरे की लहर दौड़ गई और उसके होठों के बीच से गहरी, मोहक आवाज निकली, तुमने मुझे क्या कहा? जानवी शर्मा को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। क्या उसके भविष्य वाले बच्चे का पिता सिर्फ उसका भविष्य का पति नहीं है? जानवी शर्मा ने उस आदमी का खूबसूरत चेहरा ऊपर देखा और अनजाने में अपने स्वाद पर गर्व महसूस किया। यह आदमी वाकई एक प्लेबॉय है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बहुत आकर्षक है। तो उसने सोचा कि आरव, उसका भविष्य का बेटा, शायद काफी हैंडसम होगा। मिस्टर रोहित, आज आपकी दिल्ली सिटी में पहली बार यात्रा है और हमारे लिए दावत आयोजित कर रहे हैं। फिर भी किसी ने आपकी रिजर्व की हुई प्रिंसेसेस को छीन लिया। स्कत्स्का, एक तेज, कर्कश पुरुष आवाज गूंजी। जानवी शर्मा की सुंदर आंखें धीरे से झपकी। वो उधर देखने लगी और अचानक समझ गई कि क्या हो रहा है। जो लोग आए थे वे दिल्ली सिटी के अमीर मेहमान थे, उसके पिता के दोस्त। लेकिन ये आदमी यहां कैसे? छोटे साहब, जब आपने मेरी रिजर्व की हुई सारी प्रिंसेसेस छीन ली हैं, तो क्यों ना आप खुद मेरे साथ रहें? उस आदमी ने कहा। आप मुझे छोड़िए,
मेहमानों के समूह ने जानवी शर्मा के हाथ में एक गिलास शराब थमा दिया। मिस्टर रोहित के लिए टोस्ट। सेवंथ मास्टर फीनिक्स की दिल्ली सिटी में पहली यात्रा पर बधाई। वीआईपी रूम में मौजूद सभी प्रिंसेसेस ने एक साथ ड्रिंक्स डालनी शुरू कर दी और शराब की गंध पूरे कमरे में फैल गई। जानवी शर्मा को अचानक आरव की बात याद आई कि किसी ने बार की प्रिंसेसेस के जरिए इस आदमी को जहर देने की योजना बनाई है। हाथ में शराब का गिलास पकड़े जानवी शर्मा जल्दी से झुकी और कहा, बच्चे के पिता, किसी ने प्रिंसेसेस के ड्रिंक्स में जहर मिलाकर आपको मारने की कोशिश की है। कृपया उन्हें मत पीजिए। मैं आपको बचाने आई हूं। उसे उस आदमी का नाम नहीं पता था, लेकिन हस्बैंड कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मगर जब उसने अमीर मेहमानों को उसे मिस्टर रोहित कहते सुना तो उसे लगा जैसे उसने ये नाम कहीं सुना हो। विक्रम ने उसका चेहरा देखा, फिर अपना सिर झुकाकर उससे बात की। उसने देखा कि दिल्ली सिटी के अमीर मेहमानों की नजरों में तिरस्कार झलक रहा है। काफी समय से यह सुना जा रहा था कि सेवंथ मास्टर फीनिक्स यानी विक्रम, जो मुंबई से आया है, उसे इस सुनसान जगह दिल्ली सिटी में भेज दिया गया है। और यह सच साबित हो रहा था। वे लोग समझ रहे थे कि वो कोई बड़ा शख्स है। ऐसा है क्या? विक्रम ने जानवी शर्मा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान लाई। जानवी शर्मा तो लगभग उछल पड़ी। बकवास, बिल्कुल सच है। वो आदमी मुस्कुराकर उसकी पकड़ ढीली कर देता है, अचानक उसे एक तरफ बिठा देता है और खुद खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में खेल खिलवाड़ का भाव था। छोटे साहब, मत देखो। जानवी शर्मा अभी भी थोड़ी उलझन में थी कि तभी उसने देखा विक्रम अमीरों के समूह की तरफ बढ़ा और एक अमीर आदमी के पेट में जोरदार लात मारी, उसे तुरंत बाहर कर दिया। क्या तुमने शराब में जहर मिलाया था? वो मध्यम उम्र का अमीर आदमी दर्द से चीख पड़ा और कराहते हुए गिर पड़ा। मध्यम उम्र का आदमी मेज के कोने से टकराया और तुरंत अपना हाथ छिलवा बैठा, जहां से खून बहता हुआ जमीन पर छोटे तालाब की तरह फैल गया। जानवी शर्मा अनायास ऊपर देखने लगी, एक नजर डाली और इतनी डर गई कि उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास कांप गया। शराब उसके पैरों के नीचे बिछे गहरे लाल रंग के कालीन पर गिर गई और एक घिनौनी गंध उठने लगी। कालीन शराब से काला पड़ गया था। जानवी शर्मा का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। जहरीला ड्रिंक तो वास्तव में उसके हाथ में था। छोटी, तुम बड़ी शरारती हो। मैंने कहा था न मत देखो। उस आदमी की चिढ़ाने वाली आवाज उसके ऊपर से आई, जैसे पहाड़ी झरने की मधुर ध्वनि। जानवी शर्मा सुन्न होकर उस आदमी को देखती रही। वो उदासीन था, फिर भी बेहद सुंदर। मैं जानवी शर्मा की आंखों में पागलपन सा बदलाव आ गया। उसकी पलकें उलट गई और वो और सहन नहीं सकी, बेहोश हो गई। विक्रम ने अपनी भौं उठाई और सोफे पर लेटी उस युवती को देखा। डर के मारे बेहोश। इस छोटी की हिम्मत वाकई बहुत कम है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी लोग बेचैन हो उठे। विक्रम ने अमीर मेहमानों की तरफ रुचि से देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें से जहर देने का आदेश मिला हो। सबके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली सिटी पहले कैसी थी। आदमी की आवाज धीमी हुई। उसकी नजर बेहोश पड़ी युवती पर पड़ी। उसका लहजा ठंडा हो गया। लेकिन अब जब मैं दिल्ली सिटी में हूं, यहां के सारे व्यापार के नियम मैं तय करूंगा। विक्रम की बातें इतनी प्रभावशाली थी, जैसे कोई राजा आदेश दे रहा हो, कि सुनते ही लोग झुककर पूजा करने को मजबूर हो जाए, उसकी स्वीकृति पाने को बेताब हो जाए। मजबूर हो जाए, उसकी स्वीकृति पाने को बेताब हो जाए। अगर अवज्ञा की तो जमीन पर गिरते ही खत्म। सबके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पैरों से सिर तक डर का साया फैल गया। ये सेवंथ मास्टर फीनिक्स तो पागल है। एक एक कर सभी सिर हिलाने लगे जैसे लहसुन पीस रहे हों। अब किसी में हिम्मत नहीं बची कि कोई जल्दबाजी करे। आदमी ने शांत स्वर में कहा, बाहर निकलो। मेहमानों का समूह और बार की प्रिंसेसेस सब पूंछ दबाकर भाग गए।
जबकि बार के गार्ड जल्दी से उस आदमी को पकड़कर जमीन पर गिरते हुए उसके पेट को पकड़कर कराहते हुए बाहर घसीट ले गए। दरवाजे पर एक सुंदर युवक खड़ा था, कहता हुआ, ब्रदर रोहित, आपको कैसे पता चला? विक्रम ने अपनी बाहों में पड़े युवक की तरफ देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा, एक छोटी आई थी बचाने। अगर ये छोटी न होती तो उसे इतनी जल्दी ये एहसास नहीं होता कि कोई उस पर हमला करना चाहता है। वह तो आज ही दिल्ली सिटी आया है। युवक के गाल फड़क उठे और उसने नाटक करते हुए कहा, ब्रदर रोहित, आपको तो दिल्ली सिटी जैसे इस वीरान स्थान में निर्वासित कर दिया गया था। क्या ओरिएंटेशन में गलती हो गई थी? ये तो आदमी है। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर लड़की की विग हल्के से खींची और मोटे रेशमी बाल झरने की तरह गिर पड़े, उसकी उंगलियों को हल्के से छूते हुए एक अजीब एहसास जगाते हुए। ये तो लड़की है। विक्रम गले से हल्की हंसी छोड़ बैठा। उसके दिल का सारा तनाव जैसे पल भर में गायब हो गया। उसने जानवी शर्मा को सावधानी से अपनी बाहों में उठाया और बाहर निकलते हुए कहा, उसका बैकपैक ले आओ। बैकपैक ले आओ। ब्रदर रोहित, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो दिल्ली सिटी की भी पहचान नहीं है। विक्रम ने बेहोश जानवी शर्मा को और मजबूती से पकड़ लिया। एम्परर बार से बाहर निकलते हुए बस इतना कहा, एक कमरा ले लो। ब्रदर रोहित तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अभी अभी इस वीरान जगह दिल्ली सिटी पहुंचा है और फिर से लड़कियों को उठाने निकल पड़ा है, क्योंकि आज कॉलेज प्रवेश परीक्षा थी। जानवी शर्मा अनजाने में उठी, आलस्य से खिंचाव लिया और एक संतुष्ट सांस छोड़ दी। उसके सामने एक सुंदर चेहरा कई गुना बड़ा होकर दिखा। जानवी शर्मा तुरंत उठ बैठी। कौन हो तुम? ये तो भविष्य के बच्चे का पिता लगता है। आदमी ने अपनी गहरी तालाब जैसी फीनिक्स आंखें खोली। उसकी निगाह जानवी शर्मा पर पड़ी और उसने शब्द दर शब्द कहा, मेरा नाम विक्रम है। विक्रम। जानवी शर्मा की नजर उस आदमी की शांत आंखों से टकराई और वह अचानक चिल्ला उठी, विक्रम, मुंबई के 7th मास्टर फीनिक्स। विक्रम उसकी भयभीत प्रतिक्रिया देखकर काफी संतुष्ट लग रहा था। उसकी सांस उसके चेहरे पर गिर रही थी और वह खेल खिलवाड़ भरी हंसी हंसते हुए बोला, तुम मुझे जानती हो? जानवी शर्मा डर के मारे रोने लगी। बिल्कुल जानती है। हालांकि वह दिल्ली सिटी में रहती थी, जो तीसरी श्रेणी का छोटा शहर था। फिर भी उसने 7th मास्टर फीनिक्स के बारे में सुना था। उसकी सहेली हुआओ दिन भर उसके कानों में फीनिक्स परिवार की खबरें सुनाया करती थी। फीनिक्स परिवार मुंबई का शीर्ष श्रेणी का कुलीन परिवार था, जिसके सदस्य अनगिनत थे। उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला यही 7th मास्टर फीनिक्स था। शरारती और उद्दंड, निर्दयी और बेरहम एक सुपर ग्रेट डेमन किंग। जानवी शर्मा डर के मारे कांप उठी। वह सोचती रही कि ऐसे आदमी से उसका बच्चा कैसे हो सकता है। क्या सच में आरव उससे झूठ नहीं बोल रहा? आदमी की उंगली धीरे से उसकी आंखों की तरफ बढ़ी और उसके पतले होंठ हल्के से मुस्कुराए। तुम्हारी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत हैं, जैसे उनमें हल्की बैंगनी चमक झिलमिला रही हो। जानवी शर्मा इतनी डर गई कि तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि विक्रम की जांचती नजर उसकी आंखों की असामान्यता न देख सके। विक्रम की उंगली उसकी पलकों को हल्के से छूते हुए बोली, मैंने एक बार तुम्हारी आंखों से भी ज्यादा खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन फिर चाहे जितना खोजा वो उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाया। जानवी शर्मा तन गई, सांस रोक ली। आदमी शायद बोर हो गया और सीधा बैठ गया। जानवी शर्मा को याद आया कि उसे हाई स्कूल की परीक्षा देनी है और वह जल्दी से उठ बैठी। उसने सावधानी से इधर उधर देखा। विक्रम पास में कपड़े उठा रहा था और उन्हें पहन रहा था। इस आदमी में कपड़े पहनने तक में एक शाही शान नजर आती थी। जन्मजात घमंड ही ऐसा कि दूसरों को हीन महसूस करवा दे। जानवी शर्मा ने जल्दी से रजाई उठाई, होटल की सफेद चादरें देखी और कोई असामान्यता नहीं पाई। विक्रम के बिस्तर से उठते हुए जानवी शर्मा ने लगभग सोचा कि शायद उससे कुछ गलत होने वाला था। कम से कम उसमें कुछ शर्म तो है।
जानवी शर्मा ने पास पड़ा अपना मोबाइल उठाया, समय देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे, 10:10। आज तो मेरी हाई स्कूल की परीक्षा है। शिक्षक बार बार चेतावनी देते रहते थे कि परीक्षा शुरू होने से 40-50 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वह तो अभी अभी जागी थी। जानवी शर्मा घबराकर बिस्तर से उठी और दौड़ती हुई होटल के बाथरूम में गई। कुल मिलाकर 10 मिनट से भी कम समय में तैयार हो गई। चलो, विक्रम मुड़ा और उसे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ देखा। चलो, कहा। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और बाहर की ओर खींचते हुए कहा, कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी। अब मैं तुम्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाऊंगा। जानवी शर्मा ने हाई स्कूल परीक्षा का ख्याल करते ही बिना सोचे समझे विक्रम की कार में बैठ गई। उसे परवाह नहीं थी कि वो कुख्यात ग्रेट डेमन किंग है। दिल्ली सिटी नो एक हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र पर विक्रम ने ड्राइवर को निर्देश दिया, तेज चलाओ, जल्दी। ठीक है ब्रदर रोहित। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में जानवी शर्मा को अजीब नजर से देखा। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर उम्मीदवार स्थिर कदमों से अंदर जा रहे थे। एक जोड़ा मध्यम उम्र के सुसज्जित माता पिता प्रवेश द्वार पर खड़े थे, चिंता से भरे चेहरे और उचकी हुई गर्दन के साथ। डैड, मम्मी, आपको दीदी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, रितिका मिश्रा ने अपनी आंखों में छुपे गर्व को छुपाते हुए कहा। रितिका मिश्रा तिरस्कार से मुस्कुराई। कौन जाने वो जानवी शर्मा, वो छोटी बदचलन, अब भी रेस्तरां मैनेजर के साथ पड़ी हो। ऐसी हालत में वो परीक्षा देने क्यों आएगी? दीदी तो वाकई कुछ और ही है। हाई स्कूल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए ऐसे बेफिक्र होकर लेट आने की जुर्रत करती है, और फिर आपको, डैड और मम्मी को बेवजह परेशान कर रही है। पूजा मिश्रा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो पछतावे भरी आवाज में बोली, कुछ न कुछ तो रास्ते में के साथ जरूर हुआ है। डार्लिंग, मैं तो हमेशा कहती रही कि हमें को घर पर ही रहने देना चाहिए था। हम के साथ परीक्षा केंद्र पर जा सकते थे। अब हम क्या करें? रितिका मिश्रा ने एक हाथ में अपना परीक्षा पेंसिल केस पकड़ा था, जबकि दूसरा हाथ कसकर अपनी हथेली दबाए हुए था। उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक चमक उठी। स्पष्ट था, वो उनका ही जैविक बच्चा थी। फिर ऐसे समय में भी वे जानवी शर्मा की चिंता क्यों कर रहे थे? तभी एक तीखी महिला आवाज बीच में आ गई। आंट मिश्रा और अंकल मिश्रा, जब से जानवी शर्मा को पता चला कि वो आपकी बेटी नहीं है, उसने खुद को छोड़ दिया है। शायद वह परीक्षा केंद्र तक आए ही नहीं। रितिका मिश्रा ने अपने होंठ काटे, उसकी आवाज हल्की कांपी। माफ कीजिए मॉम और डैड, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं मिश्रा फैमिली लौट कर ना आती तो बहन मेरी वजह से खुद को नहीं छोड़ती। फादर मिश्रा यानी दिनेश मिश्रा ने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रितिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। रितिका मिश्रा ने उस जोड़े को घबराकर इधर उधर देखने का दृश्य देखा और मन ही मन ठंडी मुस्कान उभर आई। जानवी शर्मा यहां आने वाली नहीं है, इंतजार बेकार होगा। मैं आ गई, मैं पहुंच गई। एक हल्की सांस फूलती हुई लेकिन बेहद मनमोहक महिला आवाज अचानक गूंज उठी, जब जानवी शर्मा सड़क पार कर परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। रितिका मिश्रा का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें कई बार सिकुड़ गई। अविश्वास से जानवी शर्मा को देखते हुए बोली, तुम यहां कैसे आ गई? जानवी शर्मा हाफते हुए हिकारत से मुस्कुराई। क्या हुआ? रितिका मिश्रा, क्या तुम्हें अजीब लग रहा है कि मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने आई हूं? अगर आरव न होता तो उसे उठा ही लिया जाता। परीक्षा में बैठने की तो बात ही छोड़ो। रितिका मिश्रा का चेहरा पहले सफेद और फिर लाल हो गया। ये बाहर कैसे निकल आई? मैंने पहली बार किसी को देखा है जो प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा देने आया है। जानवी शर्मा, तुम सच में परीक्षा नहीं देना चाहती, है ना? रितिका मिश्रा के पास खड़ी लंबे बालों वाली लड़की ने मुंह छुपाकर ताना मारा। जानवी शर्मा चौंक गई और अचानक अपनी पारदर्शी पेंसिल केस की तरफ देखने लगी।
उसके अंदर 2B पेंसिल, इरेजर, काला जेल पेन, ID कार्ड सब मौजूद थे। बस प्रवेश पत्र ही नहीं। उसका प्रवेश पत्र कहा गया। सिस्टर, बिना प्रवेश पत्र के तो अंदर नहीं जा सकती, रितिका मिश्रा ने शरारती मुस्कान रोकते हुए कहा। शर्मा फैमिली की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि जानवी शर्मा साल दोहरा कर परीक्षा दे सके। तब उसके पास सिर्फ हाई स्कूल का डिप्लोमा रह जाएगा। सच में दया की पात्र। वो बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि ये कभी ऊंची उड़ान भरने वाली राजकुमारी गिरती हुई दिखाई दे। आंट मिश्रा और अंकल मिश्रा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, जानवी शर्मा से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। प्रवेश पत्र न लाना साबित करता है कि उसका परीक्षा के प्रति कोई सही रवैया नहीं है, ने तुरंत तेज आवाज में जोर दिया। जानवी शर्मा को अचानक याद आया कि शायद जब उसने अपना पेंसिल केस देखा था तो प्रवेश पत्र कार में छोड़ दिया होगा। उसने सड़क पार देखा, विक्रम की कार कहीं नजर नहीं आई। क्या वो पहले ही जा चुकी है? तभी एक लंबा काला साया पास आया, हल्की ठंडी खुशबू लेकर, साफ और अलग थलग। वह आदमी परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर सबके सामने धीरे से हाथ बढ़ाकर जानवी शर्मा को अपने पास खींचता है और उसके कान में मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, तो तुम्हारा नाम जानवी शर्मा है। उस आदमी की आंखें तारों से भरे समुद्र जैसी गहरी थी, जिनमें मुस्कान की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। कितना प्यारा नाम है। दिल्ली सिटी जैसी छोटी जगह से आई एक अद्भुत सुंदरता। परीक्षा अच्छे से देना, अगर नहीं दी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। विक्रम ने खेल खिलवाड़ में फुसफुसाते हुए चुपके से प्रवेश पत्र जानवी शर्मा के हाथ में सरका दिया। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया। वो कौन था? रितिका मिश्रा अविश्वास से जानवी शर्मा के हाथ में मौजूद प्रवेश पत्र को देखने लगी। क्या वह सच में अब कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बैठ सकती है? विक्रम ने जानवी शर्मा के सिर पर हल्के से हाथ फेरा, अपनी नाक पर रखे सनग्लास को धीरे से ऊपर किया और मुड़कर जाने लगा। हर कोई सहज ही उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। जानवी शर्मा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। मैं तुम्हारा साथ दूंगा का विक्रम का मतलब साफ था, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। जानवी शर्मा ने अपने हाथ में पकड़े परीक्षा प्रवेश पत्र को देखा और आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही जानवी शर्मा ने धूप में दूर जाते विक्रम की पीठ की तरफ देखा, उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। क्या वह सच में उसका भविष्य का पति हो सकता है? तो क्या वो खास उसके लिए परीक्षा का प्रवेश पत्र लेकर आया था? जानवी शर्मा ने रितिका मिश्रा और की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, आपको निराश कर दिया। दोनों महिलाओं ने थोड़ी बनावटी मुस्कान दी। निबाहें मोड़ते हुए जानवी शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक कहा, श्रेयश, तुम्हारे पास परीक्षा का प्रवेश पत्र लाने के लिए कोई मर्द क्यों आया? मैंने सुना है तुम रात भर घर पर आराम नहीं कर रही थी। रितिका मिश्रा ने फादर मिश्रा और मदर मिश्रा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे और वह बोली, कल रात डिनर के बाद जब ब्रदर निखिल हमें घर छोड़ने आए थे, तो क्या उन्होंने बहन को नहीं छोड़ा था? फिर तुम आराम क्यों नहीं कर रही थी? और आज तुम्हें कोई अजनबी आदमी यहां लाया है। दिनेश मिश्रा और पूजा मिश्रा के चेहरे हल्के बदल गए। वे दिल्ली सिटी में किसी पहचान वाले परिवार माने जाते थे, और अगर उनकी बेटी, जिसे उन्होंने 18 साल तक पाला, ऐसे अचानक शर्मिंदा कर दे तो उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। अन्य छात्रों के माता पिता बीच बीच में उनकी तरफ देखकर असहज हो रहे थे, जिससे दिनेश मिश्रा और भी परेशान हो गए। तभी जानवी शर्मा अचानक हंस पड़ी। रितिका, कल रात उस रेस्तरां के बॉक्स में तो निगरानी कैमरा लगा हुआ था, पता है ना? रितिका मिश्रा का चेहरा एकदम बदल गया और वह घबराकर बोल पड़ी, तुमने क्या कहा? जानवी शर्मा ने धीरे से अपने लंबे बालों को संवारा और उसकी आंखें झपकते ही हल्की बैंगनी रोशनी चमकी। मेरा मतलब बिल्कुल सच में है। रितिका मिश्रा ने कभी नहीं सोचा था कि जानवी शर्मा उसके खिलाफ चाल चल देगी। अगर उसके माता पिता देख ले
कि वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले आहूजा निखिल के साथ रेस्तरां में घूम रही थी, तो दिनेश मिश्रा उसे जरूर पीटते। रितिका मिश्रा पूरी तरह हतप्रभ हो गई। उसकी पहले वाली शालीनता एकदम गायब हो गई थी। स्पष्ट था कि वह जानवी शर्मा को परीक्षा में बैठने से रोकना चाहती थी, या कम से कम उसके घबराने से उसे असफल कर देना चाहती थी। लेकिन उल्टा उसका अपना दिमाग ही भ्रमित क्यों हो गया? रितिका मिश्रा ने अपनी ड्रेस खींचते हुए अर्थपूर्ण अंदाज में धीरे से कहा, तो बहन, आज अपना बेस्ट देना। पिताजी ने कहा है कि अगर तुम अच्छा करोगी तो मिश्रा परिवार में लौट सकती हो और 2 लाख का इनाम भी मिलेगा। शर्मा परिवार को 2 लाख की कितनी जरूरत है ना? जानवी शर्मा ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। क्या उसे पैसे की कमी है? पूजा मिश्रा ने भौहें सिकोड़कर बात काटी। तुम दोनों बहनें बातें बंद करो और जल्दी से परीक्षा हॉल में जाओ। जानवी शर्मा रितिका मिश्रा से और उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसके फोन ने उसकी जेब में कंपन करना शुरू कर दिया। जानवी शर्मा ने फोन निकाला और लगभग गिरा ही दिया। आरव लव्स मॉमी द मोस्ट। मम्मी, आपने डैडी को बचा लिया। आप तो कमाल हो। आरव लव्स मॉमी द मोस्ट। मम्मी, क्या आप आज कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने जा रही हैं? मम्मी, बेस्ट देना। आरव आपका समर्थन करता है। आरव लव्स मॉमी द मोस्ट। मम्मी, अभी परीक्षा हॉल में मत जाना। आरव आपके लिए एक बड़ा तोहफा लाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। जानवी शर्मा दरवाजे पर खड़ी होकर फोन को देखते हुए असमंजस में थी। अंदर जाएं या नहीं? रितिका मिश्रा ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। वह इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा में जानवी शर्मा से बेहतर अंक लाने की ठान चुकी थी। वह सबको दिखाना चाहती थी कि वही मिश्रा परिवार की असली बड़ी बेटी है। जानवी शर्मा तो बस किसी और की जगह घेर कर बैठी नकली लड़की है। श्रेयश, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई? परीक्षा शुरू होने वाली है। पूजा मिश्रा ने पास से चिंता में कहा। मां, मैं अभी जाती हूं। जैसे ही जानवी शर्मा ने बोलना समाप्त किया, उसके फोन में फिर कंपन हुआ। आरव ने एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भेजा जिस पर साफ लिखा था, 2025 राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा भाषा मानक उत्तर। आरव लव्स मॉमी द मोस्ट। मम्मी, ये मानक उत्तर है जो मुझे मिले हैं। इन्हें याद कर लो और राष्ट्रीय परीक्षा में टॉपर बनना कोई सपना नहीं रहेगा। क्या ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए मानक उत्तर है? जानवी शर्मा की आंखें हैरानी से खैल गई। क्या उसने इस परीक्षा की तैयारी के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी? अगर वह इस उत्तर पत्र को देख लेती तो निस्संदेह इस साल की टॉपर बन जाती। उल्टा उसे अच्छा स्कोर पाने की बेहद जरूरत थी ताकि वो फिर से मिश्रा परिवार में लौट सके, जहां उसने 18 साल बिताए थे। ये भारी लालच उसे पागल कर देने जैसा था, मानो वो उस दस्तावेज को खोलने को मजबूर हो रही हो। मिश्रा परिवार से आए उसके माता पिता उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और परीक्षा शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे थे, इसलिए उसका शिक्षक भी जल्दी अंदर जाने का इशारा कर रहा था। जानवी शर्मा ने गहरी सांस ली और अपने कीबोर्ड पर जवाब टाइप किया। और जानवी शर्मा, आरव, ये तो नकल है। ये मेहनत करने वाले बाकी छात्रों के साथ अन्याय होगा। मैं खुद मेहनत कर अच्छे अंक ला सकती हूं। मैं ये उत्तर नहीं देखूंगी। आरव लव्स मामा बेस्ट। मम्मा, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझसे नाराज मत होइए। सिसक सिसक। आरव एक अच्छा बच्चा है जिसने कभी परीक्षा में नकल नहीं की। जानवी शर्मा मुस्कुराई, धीरे से फोन बंद किया और उसे परीक्षा से पहले फोन इकट्ठा कर रही शिक्षिका को सौंप दिया। फिर वह परीक्षा हॉल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, दरवाजे पर खड़े पर्यवेक्षक ने मेटल डिटेक्टर से उसकी जांच की। फिर परीक्षा प्रभारी शिक्षिका ने उसकी आंखों पर ध्यान दिया और चौंकते हुए कहा, तुम्हारी आंखें, क्या वे हल्की बैंगनी हैं? जानवी शर्मा ने अपनी पतली हाथ की उंगलियों से अपनी चमकती आंखों को छुआ और अस्पष्ट स्वर में कहा, मैडम, मुझे थोड़ा नजदीक दिखता है, इसलिए मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनती हूं।
पर्यवेक्षक शिक्षिका को कोई शक नहीं हुआ। उसने जल्दी से जानवी शर्मा को परीक्षा हॉल में भेज दिया, क्योंकि परीक्षा शुरू होने में अब कुछ ही मिनट बचे थे। जानवी शर्मा अपनी सीट पर बैठ गई, सामने रखे परीक्षा पत्र को देखा, गहरी सांस ली और चुपचाप खुद से कहा, चलो। परीक्षा हॉल के सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ों के नीचे एक चमचमाती काली कार के अंदर। ब्रदर रोहित, आप दिल्ली सिटी आते ही नया टारगेट बना रहे हैं क्या? इस बार एक सुंदर जवान हाई स्कूल लड़की ड्राइवर सीट पर बैठा युवक च्यूइंग गम चबाते हुए बोला। सामने बैठे आदमी ने दूर परीक्षा हॉल को बड़ी दिलचस्पी से देखा और अर्थपूर्ण स्वर में पूछा, रुद्र, क्या तुम जानते हो मैंने कल रात उस आदमी को लात क्यों मारी? रुद्र ने अचानक सिर घुमाया। उसकी गहरी आंखें विक्रम को घूर रही थी। मैं भी यही जानना चाहता हूं। ब्रदर रोहित, आपको कैसे पता चला कि कोई दिक्कत होने वाली है? विक्रम की जेड जैसी पतली उंगलियां उसके घुटने पर धीरे धीरे फेरते हुए शांत स्वर में बोले, जानवी शर्मा ने मुझे बताया। जानवी शर्मा? अभी? रुद्र ने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा, जैसे उसे अचानक कुछ याद आया। सी कप वाली लड़की। रुद्र की आंखों में धीरे धीरे ठंडी धुंध छा गई। आखिर जानवी शर्मा को कैसे पता? कहीं वह की तरफ से हमें फंसाने भेजी गई तो नहीं? विक्रम ने खिड़की के बाहर उत्सुकता से देखा, फिर अपनी जबड़े की रेखा पर उंगलियां फेरते हुए मानो सोच रहा हो। मैं भी जानना चाहता हूं। उसे भी रहस्य जानना था कि उस लड़की को कैसे पता चला कि कोई उसे जहर देने वाला है। कल रात वो खुद उसके कमरे में गया था। वो तो साधारण सी लड़की लग रही थी। न कोई बंदूक, न छुरा, न कोई छिपा हुआ जहर। विक्रम ने अपनी उंगलियों को देखा, जिन्हें उसने कल रात हल्के से छुआ था। उसके पतले होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। वो मानो कल्पना कर रहा था कि लड़की सोते समय रजाई पकड़े हुई है। विक्रम का एडम्स एप्पल हल्का सा हिला और उसने अनजाने में अपनी टाई को छुआ। एयर कंडीशनर थोड़ा कम कर दो, थोड़ी गर्मी लग रही है। रुद्र तुरंत बोला, ठीक है। ब्रदर रोहित की तरफ वाले कितने खतरनाक हैं न। हम तो कल ही दिल्ली सिटी आए हैं और ये जहर देने और सुंदर लड़कियों से झूठे नाटक रचवाने लगे। विक्रम ने परीक्षा हॉल की तरफ देखा, जहां परीक्षा शुरू हो चुकी थी। वो रहस्यमय मुस्कान लिए, लेकिन जवाब नहीं दिया। ब्रदर रोहित, हम तो दिल्ली सिटी आए थे किसी। रुद्र ने रियरव्यू मिरर में उस आदमी की हल्की ठंडी आंखों को देखा और तुरंत चुप हो गया। अगर वह व्यक्ति उन्हें दिल्ली सिटी न बुलाता तो कोई भी विक्रम को मुंबई से बाहर नहीं निकाल सकता था। जैसे ही जानवी शर्मा परीक्षा कक्ष में दाखिल हुई, अंदर बैठे लड़कों की नजरें अनायास ही उस पर बार बार टिक गई। उसके कंधों तक आने वाले मुलायम बाल, नन्हा चेहरा जिसमें नाजुक नैन नक्श और बिना मेकअप के गुलाबी गाल, सब मिलकर उसे बेहद प्यारा बना रहे थे। लंबे पलके झपकती उसकी चमकदार आंखों में एक अनकहा आकर्षण था। कितनी सुंदर लड़की है। पर्यवेक्षक ने खांसी की आवाज की और इशारा मिलते ही परीक्षा पत्र बांटना शुरू कर दिया। जानवी शर्मा ने गहरी सांस ली, अपना पेन उठाया, नाम लिखा और परीक्षा शुरू कर दी। यह कॉलेज प्रवेश परीक्षा सामान्य प्रारूप की थी और जानवी शर्मा को लगा कि उसने अच्छा किया है। 2 दिन की परीक्षा जल्दी ही बीत गई। शायद आरव को पता था कि जानवी शर्मा परीक्षा दे रही है और वो उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए इस दौरान कोई संदेश नहीं आया। अंतिम अंग्रेजी परीक्षा के बाद जानवी शर्मा आराम से परीक्षा कक्ष से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। लंबे बालों वाली एक लड़की दूसरी लड़की का सहारा बनाकर आ रही थी। दूसरी लड़की, जो छोटे बाल और चश्मा लगाए थी, नींद में झुकी हुई लग रही थी। जानवी शर्मा की नजदीकी दोस्त अमन ने उससे कहा, कैसा गया? मुझे तो ये सच में कठिन लग रहा था। कहते समय उसका चेहरा नाक सिकोड़ते हुए बन गया। जानवी शर्मा ने सहजता से जवाब दिया, बुरा नहीं था। और उसकी नजर पास खड़ी नींद में डूबी लड़की पर पड़ी। तुम्हारा कैसा रहा, एक्सायो मिया? अंजलि ने चश्मा ऊपर उठाकर आंखें रगड़ी।
जम्हाई ली और मानते हुए बोली, मैं पूरा नहीं कर पाई, बहुत नींद आ रही थी। 2/3 किया और फिर सो गई। जानवी शर्मा और अमन इस बात की आदत डाल चुकी थी। ये उसकी घनिष्ठ दोस्तें थी। अमन और अंजलि, साथ में एक और मित्र कारण। चारों लौंगवा हाई स्कूल में साथ पढ़ती थी। अमन भी जानवी शर्मा की तरह मानविकी वर्ग में थी, पर उसकी पढ़ाई सामान्य स्तर की थी और हमेशा किस्मत साथ नहीं देती थी। अंजलि एक शांत, धीमे स्वभाव की लड़की थी जो ऊर्जा की कमी के कारण दिन भर सोती रहती थी। वह परीक्षा पत्र पूरा किए बिना ही नींद में डूब जाती थी, लेकिन फिर भी उसकी रैंक कभी अपने बैच के टॉप 10 से बाहर नहीं गई। हाँ, सारी रात एक मर्द की सेवा करो और फिर भी पिछले 2 दिन परीक्षा देने की ताकत बची है। जानवी शर्मा। पीछे से अचानक एक तेज आवाज आई। जानवी शर्मा ने सिर घुमाकर देखा तो रितिका मिश्रा और बाहर निकलती दिखी। जानवी शर्मा के होठों पर मुस्कान आई। उसने चमकते हुए कहा, रितिका मिश्रा, जितनी गंदी तुम हो उतनी ही गंदगी तुम्हें दूसरों में दिखती है। रितिका मिश्रा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम ने बगल से चीखा, जानवी शर्मा, अब तुम मिश्रा परिवार की बेटी नहीं रही, फिर भी नकलची बनकर असली लोगों के सामने अकड़ती हो। अमन, जो नींद में डूबी अंजलि का सहारा दे रही थी, तुरंत पलटकर बोली, आहूजा रेशम, मत भूलो कि पहले तुम के सामने चाटुकार बनती फिरती थी। का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंद हो गई। वह मन ही मन चाहती थी कि दांत पीसकर बिखेर दे। वो पहले जानवी शर्मा की चापलूसी करती थी, लेकिन समझ नहीं पाती थी कि जानवी शर्मा, अमन, अंजलि और कारण जैसी साधारण सहेलियों के साथ इतनी घुली हुई क्यों है। जानवी शर्मा उसे पहले अपमानित करती थी और अब उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अब जबकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म हो चुकी है, परसों पूरी क्लास पार्टी कर रही है। जानवी शर्मा, इस बार स्कूल की यूनिफॉर्म में मत आना। रितिका मिश्रा हंसी रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में एक प्रकार की खुशी की चमक उभर आई। मिश्रा परिवार में वापस लाए जाने के बाद रितिका मिश्रा ने जिद कर जानवी शर्मा को शर्मा परिवार के घर भेज दिया। फिर उसने जानवी शर्मा के सारे कपड़े कूड़े के ढेर में फेंक दिए। अब जानवी शर्मा इतनी गरीब हो गई थी कि उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म का सिर्फ एक ही सेट था। चूंकि गर्मी का मौसम था, तो वह रात को धोकर सुबह तक सुखा सकती थी। सच में बेहद गरीब। हालांकि हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा और कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म पहनना मना होता है। इसलिए जब रितिका मिश्रा ने जानवी शर्मा के पहने हुए सफेद टी शर्ट को देखा, तो उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। शायद 10 रुपए की कोई सस्ती टी शर्ट होगी, है ना? जानवी शर्मा, वो गरीब लड़की। अंदर ही अंदर रितिका मिश्रा को बेहद सुख मिल रहा था। उसे लग रहा था कि जानवी शर्मा की अब जो बदकिस्मती चल रही है, वो उन 18 वर्षों का कर्मफल है जब उसने किसी और का घर घेर कर रखा। अमन ने उदास चेहरे के साथ डांटते हुए कहा, रेशम, अपना काम देखो। रितिका मिश्रा और ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा, अपने मुंह छुपाए और वहां से चल दिए। जैसे ही दोनों महिलाएं चली गई, अमन और नींद में डूबी अंजलि चिंतित होकर जानवी शर्मा की ओर देखने लगी। श्रेयश, चल पहले मैं तुझे कुछ पैसे देती हूं, ताकि तू कपड़े खरीद सके, नहीं तो परसों कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद क्लास की पार्टी में तुझे सब हंसी उड़ाएंगे। अमन ने चिंता भरे स्वर में कहा। हालांकि अमन का परिवार संपन्न था, लेकिन उनका पारिवारिक वातावरण जटिल था और उसके माता पिता मुश्किल से ही उसे पॉकेट मनी देते थे। जानवी शर्मा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद संभालूंगी। मिश्रा परिवार की छोटी राजकुमारी गिर चुकी है। कौन जाने लौंगहुआ हाई स्कूल में कितने लोग उसके गिरने का मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं। जानवी शर्मा ने अमन और अंजलि को विदा कहा और बैंक की ओर बढ़ गई। स्क्रीन पर तेजी से बढ़ती संख्याओं को देखकर जानवी शर्मा को चक्कर सा आने लगा। वो सच में अमीर है, लेकिन यह पैसा उसका नहीं था।
यह भविष्य के विक्रम का था। इसे खर्च करना जानवी शर्मा को अजीब लग रहा था। जानवी शर्मा ने अपना फोन निकाला और आरव को एक WeChat संदेश भेजा। जल्दी से उससे पूछताछ की कि उसके और विक्रम के बीच क्या स्थिति है। 7वें मास्टर फीनिक्स उससे प्यार करेंगे और उससे शादी करेंगे। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। विक्रम तो उसकी पसंद का भी नहीं था। आरव लव्स मामा मोस्ट। डैडी और मामा ने शादी नहीं की। डैडी और मामा गलती से साथ आ गए और आरव हो गया। यह जवाब देखकर जानवी शर्मा का सिर घूम गया। भविष्य में वह और विक्रम तो प्यार में भी नहीं होंगे। विक्रम तो उसका पति भी नहीं होगा। तो फिर वह उसे पहले पति क्यों बुलाती रही? आरव लव्स मामा मोस्ट, लेकिन डैडी ने अपनी 80% संपत्ति मामा को दे दी। दोनों, मामा और डैडी, आधे साल पहले मर गए। बुरे चाचा ने मामा की सारी संपत्ति जला दी और अब सिर्फ ये 100 अरब और मैं ही मामा से जुड़े हैं। आरव लव्स मामा मोस्ट। अंकल किंग ने आरव के लिए एक स्पेस टाइम चैनल खोल दिया ताकि आरव मामा से चैट कर सके। लेकिन अगर मामा पैसे खर्च नहीं करेंगी तो आरव भविष्य में मैसेज नहीं कर पाएगा। लेकिन मामा, ये पैसे दान नहीं किए जा सकते। दान करने से स्पेस टाइम ऊर्जा नहीं बनेगी। जानवी शर्मा थोड़ा उलझन में दिखी और उसने बात को समझने की कोशिश की। भविष्य में बिना प्यार के वो और विक्रम एक प्यारे बच्चे आरव के माता पिता होंगे। विक्रम ने उसे मुआवजे में 100 अरब डॉलर दिए होंगे, लेकिन फिर दोनों मर चुके होंगे। एक बुरे आदमी ने उसकी पूरी दुनिया की संपत्ति जला दी होगी और कुछ साल बाद उसके साथ सिर्फ आरव और ये 100 अरब रह जाएंगे। तो क्या उसे पैसे खर्च करते रहना होगा ताकि वह आरव से चैट कर सके? जानवी शर्मा ने ध्यान से आरव की प्रोफाइल तस्वीर देखी। वो बिल्कुल खाली थी। जब उसने उसका मोमेंट्स, मेरा स्टेटस खोला तो वहां कुछ भी नहीं था। जानवी शर्मा ने आवाज कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत कट गई और WeChat ने नोटिफाई किया, नो सिग्नल। जानवी शर्मा ने पाया कि वह आरव को सिर्फ टेक्स्ट संदेश ही भेज सकती है। वो उसकी प्रोफाइल तस्वीर, मोमेंट्स, आवाज संदेश या वॉइस, वीडियो कॉल कुछ भी नहीं देख सकती थी। क्या सच में उसे पैसे खर्च करते रहना होगा ताकि वह आरव से बात कर सके? जानवी शर्मा परेशान हो गई। पैसे खर्च करना इतना झंझट क्यों है? लेकिन जानवी शर्मा थोड़ी उलझी हुई थी। भविष्य का विक्रम, जो उसे पसंद भी नहीं करता, उसे अपनी 80% संपत्ति क्यों देगा? आरव लव्स मामा मोस्ट। तो मामा, पैसे खर्च करती रहो ताकि डैडी आपको पसंद करें। तब हमारा परिवार भविष्य में खुशहाल साथ रह सके। आरव सच में डैडी और मामा के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता है।